हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की साइबर सुरक्षा में सुधार। जो इंडिया की साइबर सेफ्टी है वो कैसी है, उसमें अभी क्या क्या नियम हैं, कहाँ पे उसको बेहतर किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, ये सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए केसिंग एजुकेशन को, क्योंकि इस तरह की जो एडिटोरियल वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। एडिटोरियल पे बेसिस या एजुकेशनल जो वीडियोस हैं वो आपको इस तरह की मिलती रहती हैं। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं स्टडी के पर्पज से उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, इसमें देखते हैं हम यूपीएससी का लिंक क्या है। देखिए, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी जो हम करने जा रहे हैं, जिस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे कोई लिंक भी है कि नहीं है। अगर आप इस तरह से सोच के पढ़ोगे ना तो आप सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीजें वो पढ़ने से बच जाओगे। सिर्फ जो टू द पॉइंट है वही स्टडी आपकी होगी, जो कि आपके लिए टाइम भी बचाएगी और आपकी एनर्जी भी बचाएगी। तो सबसे पहले यूपीएससी से अगर हम लिंक की बात करें तो जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सेफ्टी का एक टॉपिक है, जिससे इसको हम कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आता है कि इस टॉपिक को हम पढ़ने क्यों वाले हैं। देखिए, हुआ क्या है कि पिछले 4 साल में जो साइबर क्राइम है उसके मामलों में बहुत तेजी से, बिल्कुल रैपिड तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसके अनुसार 2016 में जो साइबर क्राइम के जो मामले रिपोर्ट हुए थे वो थे 12,317, और 2020 में जो साइबर क्राइम के जो मामले रिपोर्ट हुए देखिए वो है 50,035, और ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए। आप सभी समझते हैं, हम लोग सभी समझते हैं कि बहुत सारे मामले तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। क्यों? लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है, साइबर फ्रॉड हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कि उसको उसको कहाँ पे उसकी कंप्लेन करनी है ना। तो लोगों में जागरूकता की भी कमी है। तो ये तो वो मामले हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी होंगे जो कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। तो सोचिए कि किस हद तक जो समस्या है वो गंभीर है। तो 4 साल में 400% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि हर साल लगभग 100% की बढ़ोतरी हो रही है इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें समस्या है क्या, कहां पर है। देखिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी बिजनेस में जब वो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि उनका बेनिफिट क्या है। कोई भी आदमी है यार, कोई भी अगर इंडिविजुअल है, उसने अगर कोई बिजनेस खोला है तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहां पे उनको प्रॉफिट दिखता है वहां पे तो वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जहां पे उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखता वहां पे वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आईटी, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन, इन सब में तो वो निवेश करते हैं, लेकिन जो साइबर सुरक्षा का जो मामला है वो उनका ध्यान नहीं खींच पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं दिखता है ना। दूसरा, साइबर और कंप्यूटर संबंधी मामलों के लिए कोई अलग से प्रक्रिया संहिता ही नहीं है। प्रोसीजरल जो कोड है वो है ही नहीं। एक ही प्रोसीजरल कोड, प्रक्रिया संहिता हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें साइबर क्राइम के लिए कुछ अलग नहीं है। उसमें कोई अलग से प्रक्रिया संहिता साइबर क्राइम के लिए है ही नहीं। तीसरा, देखिए, डिजिटाइजेशन आने के बाद क्या होता है, हर चीज जो होती है वो डिजिटल रूप में अवेलेबल है ना। हम लोग हर चीज अब ऑनलाइन करने लगे हैं, है ना। तो डिजिटलीकरण के आने के बाद क्या हुआ है कि जो कंज्यूमर्स हैं, है ना, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एक दूसरे से डिजिटल रूप में ही कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, हम सभी जानते हैं। तो जैसे मान लिया आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो फोन पे की एक मंथ की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 200 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। हम लोग सभी अब छोटे छोटे कहीं पे ठेले पे भी अगर हम पानी पूरी भी खाते हैं तो उसके पैसे भी हम फोन पे और पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो हम लोग ने कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है, और यही वो जगह है फिर जहां पर फ्रॉड के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं उसी तरह से उसके जो फ्रॉड के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रूफ है, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, वो कब वैलिड होगा? वो केवल तभी वैलिड होगा जब उसके साथ 65B
4 के लिखित और साइंड एफिडेविट लगाए जाएंगे। यानी कि एफिडेविट होता है वो है 65B4। ये लिखित और साइंड रूप में जब उसके साथ अटैच किया जाएगा तभी कोर्ट उस प्रूफ को वैलिड मानेगा, नहीं तो कोर्ट उस प्रूफ को वैलिड नहीं मानता है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी 65B जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी बता दिया है कि भैया ये तो आप कोई भी आप ऑडियो वीडियो हम ले आएंगे बना के और हम उसको प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये नहीं होने वाला है। उसके साथ आपको 65B का जो सर्टिफिकेट है, जो एफिडेविट है, वो लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसमें होता क्या है, बेसिकली उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये जो भी प्रूफ है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है ना, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है। ओके, पुलिस और लोक प्रशासन। अच्छा देखिए दूसरी चीज क्या है, जो आपस में ना समन्वय नहीं है। देखिए पुलिस और लोक प्रशासन किसका है, राज्य सूची का विषय है, और साइबर क्राइम किस में है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो अब एक दूसरे से तालमेल की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपराधी हैं वो बच निकलते हैं, वो छूट जाते हैं, वो पकड़ में आ ही नहीं पाते। साइबर क्राइम की जांच के लिए राज्य के पास अलग से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही नहीं है। अगर कुछ साइबर क्राइम हो जाता है तो बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां पे वो पता ही नहीं लगा पाते कि इसको ट्रेस कैसे किया जाए। अच्छा, तीसरी जो सबसे बड़ी और जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लोग जागरूक नहीं है। कभी कभी तो उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, फिर भी उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। उन्हें यही नहीं पता कि कहाँ रिपोर्ट करना है ना, क्योंकि अब पुलिस थाने में अगर वो जाएंगे उनके पास साइबर एक्सपर्ट है ही नहीं। हालांकि वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे अगर आप लिखवाना चाहेंगे, लेकिन उस तरह के एक्सपर्ट उनके पास नहीं है, तो उस मामले में या तो बहुत ज्यादा देरी हो जाती है या उसका निपटान हो ही नहीं पाता है। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की जांच एक पुलिस अधिकारी को करनी चाहिए जिसकी रैंक इंस्पेक्टर से नीचे की ना हो। अब ये भी एक समस्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जो थाने रहते हैं, पुलिस थाने, उसमें सब इंस्पेक्टर रहता है, सब इंस्पेक्टर अवेलेबल रहते हैं, इंस्पेक्टर बहुत कम मिलेंगे आपको। तो उसकी वजह से क्या है, वो वहां पे बात अटक जाती है। अब आते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, इस दिशा में हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो राज्य सरकारें साइबर अपराध से निपटने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट को उन्हें हायर करना चाहिए। दूसरा, हर जिले में अलग से साइबर पुलिस स्टेशन होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए हाँ ठीक है ये एक मेरा ये पुलिस स्टेशन है जहां पर मुझे जो क्राइम से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो अपनी कंप्लेन लिखवानी है। ये साइबर पुलिस स्टेशन है जहां पर मेरे साथ जो अगर कोई साइबर क्राइम होता है, कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो मुझे इसकी रिपोर्ट यहाँ पे करानी है। हर थाने में एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए जो उस चीज को समझ सके, उस चीज को पहचान सके और उसमें मदद कर सके। जिले में जब इंस्पेक्टर कम होते हैं और सब इंस्पेक्टर ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो आईटी एक्ट 2000 है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहिए। उसमें क्या है, जो जांच है वो सब इंस्पेक्टर को भी कर देनी चाहिए कि सब इंस्पेक्टर भी उसको जांच कर सकता है। तो उससे क्या होगा, केसों का निपटान इजीली हो जाएगा। डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि स्थानीयकरण होना चाहिए डेटा का। अब देखिए फेसबुक है ना, व्हाट्सएप, इसका डेटाबेस कहाँ के है, ये अमेरिका की कंपनी चलाती है इसको, तो इसका डेटाबेस कहाँ है। अगर कुछ फ्रॉड हो जाता है तो इसका डेटाबेस से डेटा निकलवाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसका मामले का निपटान हो ही नहीं पाता। अगर लोकल लेवल पे डेटा अवेलेबल होगा तो क्या होगा, मामले के निपटान में आसानी होगी और जल्दी हो पाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए। तो देखिए सरकार के उठाए हुए कदम को हम एक बार देख लेते हैं। तो एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए यानी कि कोऑर्डिनेशन के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की स्थापना की गई है। आपस में कोऑर्डिनेशन, मैंने बताया था ना एक पॉइंट की कुछ जो लोक प्रशासन है और पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, साइबर जो क्राइम है वो केंद्र सूची का विषय है। अब दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से लोग जो अपराधी हैं वो बच निकलते हैं, तो उनमें समन्वय रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, उसके लिए सरकार ने इसकी स्थापना की है। दूसरा, भारत साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। देखिए हम लोग ना दूसरे देशों से भी सीख रहे हैं कि वहां पर क्या प्रोसीजर्स हैं, वो लोग कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं, तो हम वहां से भी चीजों को सीख भी रहे हैं
और उसे अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तीसरा, सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN की स्थापना की गई है, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। देखिए तुरंत से इसमें कार्यवाही करती है, तो ये एक अच्छी एजेंसी है जो नेशनल लेवल पर अवेलेबल है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा, शिक्षा और जागरूकता, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA परियोजना प्रारंभ की है। देखिए मैंने बताया था ना कि लोगों को जागरूकता नहीं है कि साइबर क्राइम होता क्या है, उनको पता ही नहीं चलता साइबर क्राइम उनके साथ हो गया है, उसको रिपोर्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी जानकारी के लिए, उसकी जो उनको जानकारी मिले, उनको जागरूकता मिले, उसके लिए सरकार ने यह परियोजना शुरू की है। पांचवा पॉइंट, सरकार ने अति संवेदनशील सुरक्षाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC का गठन किया है। यह भी एक अच्छी एजेंसी है। छठे नंबर पे क्या है, IT एक्ट और रूल्स में जो भी जरूरी संशोधन था, जो आज के टाइम से गवर्नमेंट को लगा, वो किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाए, सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन देखिए होता यह है ना कि अगर साइबर क्राइम दर्ज ही नहीं होंगे, है ना, साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज ही नहीं होंगे, तो सरकार की संज्ञान में कैसे आएगा, सरकार को कैसे पता चलेगा, कैसे उसके लिए रूल रेगुलेशन लाएगी। तो बहुत सारे तो ऐसे मामले हैं कि जो दर्ज ही नहीं होते हैं। KBC के लॉटरी जीतने के मैसेज किसको नहीं आते? अब KBC लॉटरी जारी करता नहीं है, फ्रॉड मैसेज है वो भी, है ना। दूसरा, अब तो ऐसे भी मैसेज आने लगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब ये भी तो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड ही तो है एक तरह से, आपके पैसे हटने की एक तरकीब है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग नहीं उसको रिपोर्ट कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो लोगों को जागरूक बनना चाहिए, लोगों को समझदार बनना चाहिए, और इस मामले में जो भी उनके साथ फ्रॉड या कोई क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या है, अपराधियों को बच निकलने का मौका मिल जाता है और उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। तो देखिए ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। एक अच्छा आर्टिकल है UPSC के पर्सपेक्टिव से भी, अगर आप स्टेट PCS की तैयारी करें तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के टॉपिक हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।